कमरे की फिजा में एक बोझिल खामोशी थी। छत के झूमर से छनकर आती हुई हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में मध्यम सा साया डाल रही थी। बानो बेगम आरामदेह बिस्तर के कुशन से टिककर बैठी थीं। उनकी पेशानी पर हल्की लकीरें और आंखों में अजीब सी कठोरता छाई हुई थी। सामने रखी कुर्सी पर उनका इकलौता बेटा अरहम अब्बास सीधा बैठा था। उसके चेहरे पर निकाह के बाद की गंभीरता और भीतर की उलझन साफ झलक रही थी। अभी कुछ देर पहले ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाकर गए थे और घर के लोग खुशी के शोर में व्यस्त थे। दुल्हन सजे समरे कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अपनी माँ के हुक्म पर यहाँ बैठा था। उसे भी उस कमरे में जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह शांति से बैठा रहा। कुछ पल बाद बानो बेगम ने गहरी सांस ली, मानो दिल का कोई भारी बोझ बाहर निकालने जा रही हूं। धीमी मगर कड़क आवाज में बोली, मैं तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, दो टूक बात करूंगी, क्योंकि यही मेरा अंदाज है। देखो अरहम, मुझे लंबी चौड़ी बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार कर लो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये जायदादें, ये हवेली, ये ज़मीनें सब मेरे नाम हैं। तुम मेरी औलाद हो, लेकिन तुम पर मैं बोझ नहीं हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरी औलाद हो, क्योंकि तुम पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, वह भी अपनी मर्जी करते थे और तुम भी अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम्हें माँ का कोई ख्याल नहीं है। मैंने तुम्हें बड़ा किया, दिन रात तुम्हारे लिए तड़पती रही, और तुम हमेशा की तरह इस बार भी मुझे अकेला छोड़ने का इरादा रखते थे। शुक्र है कि मेरा दिमाग समय पर काम कर गया और मैंने तुम्हें रिश्ते में बांध दिया। अरहम ने होंठ भींच लिए, नजरें कुछ पल झुका दीं, फिर अचानक झुंझलाकर बोला, अम्मा बेगम, क्या हो गया है आपको? एक छोटी सी बात को लेकर आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? मैं लंदन में रहकर भी आपसे गाफिल नहीं होता। यहाँ के एक एक पल की खबर मुझे मिलती रहती है। आप किस वक़्त खाना खाती हैं, किस वक़्त सोती हैं, ये तक मुझे पता रहता है। फिर आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं आपसे गाफिल हूँ? मर सकता हूँ, लेकिन आपसे मुँह नहीं मोड़ सकता। मेरा सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता सिर्फ़ आप हैं। और आपने कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी की है, तो आज बता दीजिए मैंने कौन-सी मर्ज़ी की है? बस यही कि अपना कारोबार मैं लंदन में करता हूँ। इसमें कौन-सी गलती है? वहाँ पैसा है, अवसर है, इसीलिए मैं वहाँ रहता हूँ। पाकिस्तान में रहकर मुझे हर महीने वहाँ जाना पड़ता, इसलिए मैंने वहीं रहना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि उस लड़की से निकाह कर लो, मैंने कर लिया, उफ़ तक नहीं की। अब आप मुझे जायदाद का ताना क्यों दे रही हैं? मैंने तो कभी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती अम्मी। आप पल में तोला हैं, पल में माशा हैं। बानो बेगम फौरन सीधी होकर बैठ गईं। आंखों में चमक आ गई और लहजे में तंज भर गया। मेरे सामने ऊल जलूल दलीलें देकर खुद को बड़ा साबित मत करो। तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो अरहम, मुझे इस साल पोता चाहिए। तुम आवारा फिरने लगे हो, कभी लंदन कभी अमेरिका, यही तुम्हारी दुनिया है। और माँ यहाँ किस हाल में जी रही है, तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं। इस अजनबी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है मुझे, बस अब बहुत हो चुका है। अरहम ने मुट्ठियां भींचकर कुर्सी के बाजू पर मारीं और भारी आवाज में बोला, मैं क्या करूं अम्मा? मजबूर हूं, मेरा सारा कारोबार वहीं है, यहाँ आकर कैसे रह सकता हूं? कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ लंदन चलिए, आपके बिना मैं भी नहीं रह पाता। आप जानती हैं कि अपनी माँ के बिना मैं कैसे जिंदगी काट रहा हूँ। सिर्फ आपको अपना एहसास है, मेरा नहीं। अगर आप इस हवेली को छोड़कर मेरे साथ वहाँ चल लेंगी तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको अपने बाप दादा की हवेली के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। बानो बेगम ने होंठ कसकर भींच लिए, हाथ के इशारे से उसे चुप कराया और घमंड भरी आवाज में बोली, बस अब मुझे ऊल जलूल दलीलें मत दो। जो मैंने कहा है वह सुनो। मुझे पोता चाहिए, हर कीमत पर। अरहम के चेहरे पर ऊब छा गई। उसने कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया और तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है अम्मा, आपकी यही मर्जी है तो देख लीजिए आगे क्या होता है। इस पहाड़ी लड़की से संबंध बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। निकाह कर लिया है, बस यही काफ़ी है। बेहतर होगा आप मुझे माफ़ करें, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखें। बानो बेगम की आंखों में गुस्से की लाली उभर आई थी। वह तेज़ लहजे में बोली, तो फिर सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं अपनी तमाम जायदादें, गाड़ियां और ज़मीनें एक ट्रस्ट के नाम कर दूंगी। फिर तुम जाकर लंदन अमेरिका में मौजें करते रहना। मुझे तुम जैसे नाफरमान बेटे की कोई ज़रूरत नहीं। वह सचमुच भड़क उठी थीं। गुस्से में उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही हैं।
अरहम ने गहरी नज़रों से अपनी माँ को देखा। लम्हे भर के लिए उसके चेहरे पर दुख झलका, मगर तुरंत ही उसने सर झटक दिया और धीमी आवाज़ में बोला, अजीब ज़िद्दी खातून हैं आप। क्या करूं मैं आपका? मेरी फीलिंग समझने के बजाय हमेशा आप मुझ पर अपने फैसले थोपती हैं। सिर्फ एक चीज़ को मोहरा बनाकर लंदन में रहना मेरी अपनी मर्जी नहीं है। मैं खुद भी मजबूर हूं। ये बात आप समझें, खुदा के लिए। यह कहकर उसने कुर्सी पीछे धकेली और उठ खड़ा हुआ, कदमों की भारी छाप के साथ कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। बानो बेगम ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। कमरे के कोने में जलता हुआ दिया मध्यम होता जा रहा था, जैसे इस माँ के दिल की ख्वाहिशें भी बुझती जा रही हों। बाहर शादी का शोर अब भी गूंज रहा था, मगर इस कमरे में तन्हाई और जिद की जद्दोजहद ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। दूसरी तरफ कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। नरम गुलाबी पर्दे हवा के हल्के झोंकों से आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। बीचों बीच सजी हुई सेज पर मेहरू सिमटी बैठी थी। घूंघट के नीचे से उसके चेहरे पर पड़ती हल्की सी रोशनी उसे और भी हसीन बना रही थी। उसके वजूद में एक अजीब सी लर्जिश थी, जैसे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही हो। वह अपनी सोचों में गुम थी, कभी आने वाले वक्त का तसव्वुर करती और कभी अपनी माँ की बातें याद कर लेती कि अरहम तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए शादी पर राजी हुआ है। तुम बहुत खुश नसीब हो जो इतना पढ़ा लिखा और इतना खूबसूरत लड़का तुम्हारे नसीब में आया है। सहेलियों की बातें याद करते ही उसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया था। शर्म से उसने अपनी आंखें मींच ली थीं। चंद लम्हों बाद दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने उसकी सारी सोचें तोड़ दीं। घबराकर उसने सर और झुका लिया। कदमों की छाप करीब आती गई और फिर वह कमरे में दाखिल हुआ। अरहम अब्बास। एक लम्हे के लिए उसने घूंघट के पीछे सिमटी हुई लड़की को देखा, फिर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत भरी बातें नहीं अब करने वाला, इसलिए अपनी यह मशरिक़ी शर्म व हया भुला दो, नॉर्मल होकर बैठ जाओ। मेरा इरादा तुम्हारे साथ कुछ भी करने का नहीं था। बात तक करना मुझे तुम जैसी औरतों से पसंद नहीं, जो एक बार कहने पर किसी के भी निकाह में आ जाएं। तुम जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, बस जिससे बांधना चाहा, तुम जैसी लड़कियां बंध जाती हैं, और ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन खैर, तुम्हारे साथ ये बातें करके न मुझे कुछ हासिल होगा और न मैं हासिल करना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा है तो ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। अम्मी के कहने पर ताल्लुकात बना रहा हूँ, वरना आज की रात तुम ऐसी ही सजी संवरी रहती और मैं तुम्हें देखता भी नहीं। ये सब बताकर मैं तुम पर वाजह कर देना चाहता हूँ कि मेरा तुम में दिलचस्पी लेने का कोई इरादा नहीं है। बेहतर होगा कि आज की रात ताबुन करना, वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी कुर्बत तुम्हें एक ही दफ़ा बख्शूंगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये घूंघट वगैरह हटाओ, जेवर उतारो और रिलैक्स होकर बैठ जाओ। बेहतर होगा कि कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जिनमें मुझे आसानी हो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते ही वह ठहरा नहीं, बल्कि बाथरूम की तरफ चला गया। इस बात से बेखबर कि पीछे बैठी लड़की कितने हिस्सों में टूट चुकी है, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। आंखों में आंसू उतर आए थे। दिल चाहता था कि वह फूट फूट कर रोए। उसने जालीदार दुपट्टे के नीचे से हिचकी दबाकर चेहरा और झुका लिया। वह यकीन किए बैठी थी कि यह निकाह मोहब्बत का सिला है, लेकिन सामने की हकीकत कितना तल्ख तमाचा थी। उसे मोहब्बत जैसे ख्याल से एक अजीब दिल लगी थी। उसने अपने माँ बाप को जैसे मोहब्बत करते देखा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका शौहर भी उससे वैसी ही मोहब्बत करे, लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा था। यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। जो उसे बताया गया था वैसा कुछ नहीं था, और यही चीज़ उसकी जान निकाल रही थी। कुछ ही देर में अरहम वापस आया तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने कड़क लहजे में उसे देखकर कहा, मैंने कहा था ना, तैयार रहना। तुम अपनी जगह से हिली तक नहीं। बहुत ही कोई ढीठ लड़की हो। मैंने सुना था पहाड़ी लड़कियां बहुत ही अदब ओ अदाब वाली होती हैं, मगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ऐसी हरगिज नहीं हो। उसके लहजे की सख्ती पर मेहरू के जिस्म में लर्जिश दौड़ गई। वह और ज्यादा सिमट गई। जबान पर कोई लफ्ज नहीं आया था। अरहम ने तेज कदमों से आकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी। वह जल्द से जल्द रिश्ता कायम करके यहाँ से निकल जाना चाहता था। न जाने क्यों उसे आज इस कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। एक अनचाहा रिश्ता उसके साथ बंध गया था और यह उसे कबूल नहीं था। अब सिर्फ एक कोने में जलता हुआ छोटा सा लैंप बाकी था, जिसकी हल्की रोशनी में कमरा और भी संजीदा सा लगने लगा था। वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मेहरू के हाथ कपकपा रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी।
वह जानती थी कि कुछ कहने का फायदा नहीं, उसकी खामोशी ही शायद उसे बचा ले। अरहम उसके करीब आ बैठा था, घूंघट जरा सा सरकाया और चेहरे पर नजर डाले बिना उसकी गर्दन पर झुक गया। मेहरू ने हिम्मत करके दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबा लिया ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। आंसू तेजी से गालों पर बह रहे थे। वह खामोशी से अपनी तकदीर के फैसले को सहना शुरू कर चुकी थी। वह उसे रोक देना चाहती थी कि जब मोहब्बत ही नहीं तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा। लेकिन अपनी माँ की हिदायतों पर सर झुका गई थी कि जब शौहर करीब आए और बीवी उसे झटक दे तो रब नाराज़ होता है। इसीलिए उसने खुद को अपने शौहर के सुपुर्द कर दिया। अरहम ने अपनी सख्ती और जिद के बावजूद एक लम्हे के लिए उसके रुखसार को छुआ। नरमी के उस लम्स पर मेहरू का दिल कांप गया, लेकिन अगले ही पल वह लम्स शिद्दत में बदल गया, जैसे वह अपनी सारी झुंझलाहट, अपनी माँ की जिद और अपने दिल की बेचैनी उसी बेबस लड़की पर उंडेल देना चाहता हो। कमरे में अब सिर्फ खामोशी और घड़ी की टिक टिक बाकी थी। मेहरू ने आंखें सख्ती से मूंद ली थीं। वह बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी, मगर कुछ नहीं बोली। उसकी बेबसी, उसकी खामोशी खुद एक जुबान बन चुकी थी जो शायद वक़्त के साथ अरहम को सुनाई देगी। यह पहली रात थी, लेकिन खुशी की रात नहीं। यह एक आजमाइश थी जहाँ एक औरत अपनी इज्जत और बर्दाश्त को हथियार बनाकर बैठी थी और एक मर्द अपनी जिद और अना को साबित करने पर तुला हुआ था। पूरी रात इसी कशमकश में गुजर गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ, लेकिन इस बार सूरज नई फजाओं के साथ निकला था। कमरे की खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे, रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। कमरे में एक सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार के साथ चल रही थीं। मेहरू की आंखें दोपहर 1 बजे के करीब मुलाजिमा की आवाज़ पर खुलीं। वह हड़बड़ाकर सीधी हुई, मगर कमर में शदीद दर्द था जिसने उसे फिर बिस्तर पर गिरा दिया। तकलीफ से उसका चेहरा लाल हो गया था। पास खड़ी मुलाजिमा ने जल्दी से आगे बढ़कर सहारा दिया और बेचैनी से बोली, बेगम साहिबा, आराम से, आहिस्ता उठिए, आप ठीक हैं? मेहरू बमुश्किल बिस्तर के सिरहाने से टिककर बैठ गई थी। शर्म और झिझक के साथ उसने नज़रें नीची रखीं। मुलाजिमा ने गौर से उसे देखा और फिर धीरे से बोली, बड़ी बेगम साहिबा ने आपको नीचे बुलाया है। नई नई शादी हुई है तो काफ़ी मेहमान आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं आपका। मेहरू ने सर को नफ़ी में हिलाया और धीमी आवाज़ में बोली, जी, मैं ठीक हूँ। वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ, वरना जल्दी उठ जाती। मैं तो अभी उठी हूँ, आँख ही नहीं खुली थी। अब बस जल्दी से नीचे चलते हैं। मुलाजिमा हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई पुरानी बात दोहरा रही हो। हाँ हाँ, नई नवेली दुल्हन के साथ तो ऐसा ही होता है। लेकिन आपको बताने आई थी कि आपके शौहर तो जा चुके हैं, इसलिए बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं कि आप उनके साथ खाना खा लें। वह नाश्ता कर चुकी हैं, अब दोपहर का खाना ही खाएंगी, लेकिन आप तो अब खैर से नाश्ता करेंगी। ये सुनते ही मेहरू का दिल रुक सा गया। उसने चौंक कर एक झटके से मुलाजिमा को देखा, आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए। क्या मतलब? मेरे शौहर कहाँ चले गए? न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से सताने लगा था। मुलाजिमा दबे लहजे में बोली, वह तो सिर्फ निकाह के लिए आए थे, अब वापस लंदन जा चुके हैं। उनका बिजनेस है, ज़्यादा दिन यहाँ नहीं ठहर सकते। हाँ, लेकिन आपसे उन्हें मिलकर जाना चाहिए था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मेहरू के लब कपकपाने लगे, उसकी आंखों में धुंधलाहट छा गई, मगर हमारी शादी को तो सिर्फ 1 दिन हुआ है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उसकी जान हलक में अटक गई थी। मुलाजिमा क्या बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा था कि आपके शौहर लंदन वापस चले गए हैं। उसे इस बात का इल्म था कि उसका शौहर लंदन में रहता है, कारोबार सब कुछ लंदन में है, लेकिन वह शादी की सुबह ही चला जाएगा, यह तो उसने गुमान भी नहीं किया था। मुलाजिमा ने नज़रें झुकाईं, लहजा धीमा रखा। वह उसे देखते हुए बोली, जी बीबी, ऐसा ही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हमें मालिकों से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है। आप तो अरहम साहब की बीवी हैं, आपसे तो सोच समझ कर बात करनी होगी। अगर हमसे कोई बात उनके खिलाफ मुंह से निकल गई तो वह फ़ौरन नौकरी से निकाल देंगे। बहुत गुस्से वाले हैं, इस बात का हमें अंदाज़ा है। मेहरू के हाथ कांपने लगे, वह अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। मुलाजिमा पलटने लगी तो वह बेइख्तियार पुकार बैठी, बात सुनो, प्लीज़ ठहरो। उसे अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मुलाजिमा ठहरी और पलट कर देखने लगी। मेहरू हाथ जोड़ने के से अंदाज में इल्तिजा करती बोली, ये शादी
क्या उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी? देखो, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे अपनी बहन समझो, मुझे सच बता दो। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जैसा मुझे बताया गया था, यहाँ पर वैसा कुछ क्यों नहीं है? मुलाजिमा कुछ लम्हे उसके चेहरे को देखती रही। मेहरू का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सवालों की आग जल रही थी। वह बेहद हसीन लग रही थी मगर इस वक्त उतनी ही बेबस भी। मुलाजिमा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बीबी जी, ये घर बहुत सूना है। बड़े बड़े कमरे हैं, हर जगह नौकर चाकर हैं, बानो बेगम साहिबा हैं, लेकिन जो रौनक इंसानों की मौजूदगी से आती है वह यहाँ नहीं है। इसीलिए वह चाहती थीं कि अरहम साहब की शादी हो जाए, बच्चे हों तो ये घर आबाद हो। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपने बेटे के लिए चुना जो दुनियादारी से वाकिफ नहीं है, सिर्फ घरेलू जिंदगी गुजारती आई है कि अगर शौहर चला भी जाए तो कोई फर्क न पड़े। मेहरू ने लरजती आवाज में कहा, तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? ये शादी उनकी अपनी पसंद की नहीं थी? मुलाजिमा जो कह रही थी वह बातें उसके सर से गुजरती जा रही थीं। जो ख्वाब वह यहाँ बुनकर आई थी वह सब धरे के धरे रह गए थे और ये बात अब वह कबूल ही नहीं कर पा रही थी। मुलाजिमा ने नज़रें झुकाईं और आहिस्तगी से सर नफ़ी में हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई। ये कहकर वह तेज़ी से कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ और मेहरू वहीं बिस्तर पर ढेर हो गई। आंसू अब बहने लगे, उसके दिल में एक हूक उठी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। अभी कल ही वह ख्वाबों में डूबी बैठी थी और आज हकीकत ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसका शौहर सच बोल रहा था कि वह सिर्फ एक दफ़ा ही कुर्बत बख्शेगा और उसने ऐसा ही किया। कमरा साकित था, सिर्फ उसके रोने की दबी आवाज़ गूंज रही थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने एकदम उसका साथ छोड़ दिया हो। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है, न कभी थम पाएगी। कमरे का माहौल बोझिल था। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, सूरज की किरणें अंदर आने को तरस रही थीं। मेहरू वक्त गुजारने के लिए कभी बिस्तर पर पहलू बदल रही थी, कभी कुशन से टिक रही थी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दिल की टूट फूट और जिस्मानी तकलीफ ने उसे साखित सा कर दिया था। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर सीधी हो बैठी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और बानो बेगम अंदर दाखिल हुईं। उनके कदमों में वकार और अंदाज में वही सख्ती झलक रही थी जो उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। मेहरू उन्हें देखकर जरा सी संभलकर बिस्तर पर सीधी हो गई। बानो बेगम करीब आईं और कड़कदार लहजे में बोलीं, बहुत ही बदतमीज़ लड़की हो तुम। मुझे लगा था कि सुबह जागते ही मेरे पास आओगी, सलाम करोगी। मुझे लगा था तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाकर भेजा होगा, लेकिन तुम तो कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल भी तुम्हें ससुराल में रहने के अदब व अदाब नहीं मालूम। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ रात भर, जो तुम बिस्तर की होकर रह गई हो? हर मर्द अपनी बीवी के साथ कवुर्बत के लम्हात गुजारता है। इसमें कौन सी तकलीफ तुम पर आन पड़ी है जो तुम संभलने का नाम नहीं ले रही? ये ख्याल भी नहीं कि तुम्हारी सास ने तुम्हें बुलाया था। किस तरह की लड़की हो तुम? मेहरू ने नजरें झुका लीं। आवाज़ मध्यम थी, जैसे लफ्ज़ निकलने से भी डर रही हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कमर में बहुत दर्द था, इसीलिए नीचे नहीं आई। उसे ठीक तरह से बहाना बनाना भी नहीं आ रहा था। कभी उसने चालाकी की ही नहीं थी कि अपनी सास के सामने कोई उल्टी बात करती। बानो बेगम के चेहरे पर तंजिया मुस्कान उभरी। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोलीं, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने अपने बेटे के लिए एक पहाड़ी लड़की का इंतखाब किया था कि सब्र बर्दाश्त की आदी होगी, लेकिन तुम तो पहले ही दिन ड्रामे दिखाने लगी हो। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। सुन लो, मुझे इसी महीने तुम्हारी तरफ से खुशखबरी चाहिए। यही कहने के लिए मैं आई थी और सुबह तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। मेरा बेटा तुम्हारे साथ संबंध बना चुका है। मुझे खुशखबरी हर कीमत पर चाहिए। यह सुनकर मेहरों की आंखों में आंसू भर आए। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, अम्मा बेगम, आपने मेरे घर आकर कहा था कि अरहम अब्बास इस निकाह से खुश हैं। वो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन नौकरानी कह रही थी कि उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि बानो बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और झुंझलाकर बोलीं,
तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ कह दिया? हाँ, मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब तुम क्या चाहती हो कि वो दिन रात तुम्हारे सामने बैठकर इश्क के दावे करे? उसने तुम्हें अपना स्पर्श दे दिया, गनीमत समझो, वरना तुम्हारी जैसी लड़कियां तो किसी गरीब झोपड़ी में ही जाती हैं। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कोठी की मालकिन बना दिया है। अब मोहब्बत भी चाहिए तो मेहनत करो, उसे औलाद दो, खुद ब खुद वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेहरो रोते हुए सिर हिलाकर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि अभी तो हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और वो मुझे छोड़कर। बानो बेगम ने तुरंत बात काट दी। तो क्या हुआ? उसका बिजनेस है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, हर वक्त यहां बैठकर तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकता। बस चुप रहो, सुबह से तमाशा बना रखा है। ये मेरा घर है, तुम नई नवेली दुल्हन हो। आने जाने वाले पूछते हैं तुम कहाँ हो। तुरंत बाहर निकलो। बहुत हो गया नाटक। मेरे साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सख्त रद्दे अमल देने वाली औरत हूँ। मुझे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं। मेहरों का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने आंसू रोकने की कोशिश की और सिर झुका लिया, गला भर आया, आवाज़ बाहर ही नहीं निकली। बानो बेगम ने उसे तीखी नज़रों से देखा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उठीं, दरवाजे की ओर बढ़ीं। कदमों की आहट कमरे में गूंज रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, याद रखो, इस घर में मेरी मर्जी चलती है। यहाँ सिर्फ मेरे उसूलों की पासदारी होती है। जो भी मेरे उसूल नहीं मानता, मैं उसके साथ सख्त रवैया अपनाती हूँ। अपनी रिवायतें अपने गांव में छोड़ आई हूँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना यहाँ तुम्हें सख्त सज़ा मिल सकती है। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरा फिर सुनसान हो गया। मेहरों के आंसू अब खुलकर बहने लगे। जितना वो खुद को संभालने की कोशिश करती, उतनी ही टूटती जाती। उसके सामने नई जिंदगी का दरवाज़ा खुला था, लेकिन उस पर अंधेरों की मोहर लग चुकी थी। एक हफ्ते बाद लाउंज में घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। पर्दों से छनकर आती हल्की रोशनी भी बानो बेगम के चेहरे पर पड़कर उनकी कठोरता को और बढ़ा रही थी। मेहरो सामने सोफे के कोने पर बैठी थी, हाथ आपस में जकड़े हुए, नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुईं, जैसे ज़रा सा सिर उठाएगी तो क़यामत टूट पड़ेगी। बानो बेगम कमरे में चक्कर काट रही थीं, कदमों की आहट गूंज रही थी। अचानक रुककर उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा है? पहाड़ी लड़कियों का पेट तो दिनों में ठहर जाता है। तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आई? कोई बीमारी है तुम्हें या ये सब नाटक है? देखो लड़की, अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे पोता चाहिए, वरना तुम्हारा बंदोबस्त मैं तुरंत कर दूंगी। तुम अभी मुझसे वाकिफ नहीं हो। जितनी नरमी से पेश आ रही हूँ, उससे कई गुना सख्ती भी कर सकती हूँ। मेहरों का दिल तेजी से धड़कने लगा, जुबान सूख गई। वह बस कह पाई, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि। उसकी बात अधूरी रह गई। बानो बेगम ने हाथ हिलाकर उसे काट दिया। बकवास बंद करो। मुझे तो लगता है तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं। मेरा चुनाव शायद गलत साबित हुआ। अगर इस साल मुझे पोते की शक्ल न दिखी तो मैं तुम्हें अपने बेटे से छुड़वा दूंगी। तुम्हारी जैसी सौगात को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ पोते की चाहत में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। उनके शब्द खंजर की तरह मेहरों के दिल में उतरते गए। वे फिर से टहलने लगीं। जानती हो मेरा बेटा कौन है? लंदन का टॉप बिजनेसमैन। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग उसके सामने झुककर सलाम करते हैं, और तुम्हारी जैसी गरीब मामूली लड़की पर मैंने तरस खाकर उसे तुम्हारा शौहर बनाया है। सोचा था पहले ही साल मेरा घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठेगा, लेकिन तुम तो निकम्मी निकली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा गर्भ जल्दी ठहर पाएगा। मेहरों के कानों में शोर गूंज रहा था। टूटा दिल लिए वह धीमे स्वर में बोली, अम्मी, एक हफ्ते में कौन प्रेग्नेंट होता है? उसके लिए वक़्त चाहिए होता है, शौहर का साथ चाहिए होता है। जब मेरी खल्लुशी ही शामिल नहीं है तो। वह जुमला पूरा भी नहीं कर पाई थी कि बानो बेगम गुस्से में भड़क उठीं। वह तेज़ कदमों से आगे बढ़ीं और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेहरों का चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। बानो बेगम की कड़क आवाज़ गूंजी, जुबान बंद रखो, ज्यादा अकल झाड़ने की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त मैं अरहम को फ़ोन करती हूँ, उसे वापस बुलाती हूँ, देखती हूँ अब क्या बहाना बनाती हो। इस बार अगर बच्चा न हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाता है तो तुम भी अच्छी तरह से साथ दो, वरना गर्भ नहीं ठहरेगा। वह कुछ रुकीं, फिर उंगली उठाकर धमकी भरे लहजे में बोलीं, समझ आई? मर्द और औरत दोनों मिलकर कोशिश करते हैं तभी औलाद दुनिया में आती है।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे बेटे को भी बेजार कर दो। यह कहकर वह पलटकर तेज कदमों से कमरे से निकल गईं। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तो मेहरों के सब्र के बांध टूट गए। वह अपनी जगह दुबक कर बैठ गई, गाल पर जलता हुआ निशान और दिल में डर की एक नई लहर। उसके भीतर सवालों का तूफान उठा। क्या यही उसकी तकदीर है? क्या वह हमेशा यूं ही इल्जामों के बोझ तले दबकर जिएगी? आंसू टप टप कर हाथों पर गिरते रहे और कमरा सन्नाटे में डूबा रहा, जैसे हर दीवार उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। रात की गहराई चारों तरफ पसर रही थी। रात का वक्त था। बानो बेगम अपने विशाल कमरे में बिस्तर के किनारे बैठी थीं। हल्की सी रोशनी कमरे में फैली थी, मगर उनके चेहरे पर थकान, गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। हाथ में मोबाइल मजबूती से पकड़ा हुआ था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। दिमाग लगातार उलझा हुआ था। उनका गुमान था कि एक हफ्ते में खुशखबरी मिल जाएगी, मगर आज डॉक्टर की रिपोर्ट ने उनके सपनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उन्होंने गहरी सांस ली और निर्णायक अंदाज में नंबर मिलाया। पहली ही बेल पर उधर से अरहम की आवाज़ आई, हेलो माम, अस्सलामु अलैकुम। मगर वह दुआ सुनने के मूड में कहाँ थीं। गुस्से में बोलीं, अस्सलामु अलैकुम छोड़ो, ये बताओ वापसी की क्या आग लगी थी कि अगले ही दिन लंदन भाग गए? किससे इजाज़त ली थी तुमने? मैंने साफ कहा था मुझे जल्द से जल्द पोते की खुशखबरी चाहिए। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती? अरहम ने थकान भरे लहजे में कहा, मामा, आपके खातिर ही तो मैंने उसके साथ रिश्ते बनाए थे। अब इसी महीने जाकर आप चेकअप करवा लेना। उम्मीद है वह गर्भवती हो जाएगी। मैं तो अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा चुका हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। बानो बेगम ने गुस्से में मोबाइल कसकर दबाया। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्दानगी का सबूत नहीं मांगा था अरहम। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे पोता चाहिए। अब अगर तुम उसके साथ रहोगे ही नहीं, वक्त दोगे ही नहीं, तो औलाद कैसे आएगी? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर ने कहा है दोनों को साथ रहना होगा, तभी सब मुमकिन होगा। लड़की बिल्कुल सेहतमंद है, पूरा चेकअप करवा लिया है। मसला सिर्फ ये है कि तुम उसके पास टिके नहीं। अरहम ने गहरी सांस ली और बेजारी से बोला, अच्छा, तो अब करना क्या है? बानो बेगम का हुक्मराना अंदाज गूंजा। करना कुछ नहीं, तुम वापस आ रहे हो। और इस बार सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने के लिए। जब तक वह गर्भवती नहीं हो जाती, तुम कहीं नहीं जाओगे। लंदन का बिजनेस भाड़ में जाए, मुझे परवाह नहीं। ये मेरा हुक्म है। तुम वापस आ रहे हो, ये तय हो चुका है। अरहम कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्के गुस्से में मगर दबे लहजे में बोला, अच्छा, ठीक है, मैं टिकट कटवाता हूँ। लेकिन आपसे कितनी बार कहा है मामा, इतना हाइपर मत हुआ करें। हर बार जब कोई मसला होता है, आप गुस्से में सब बहा देती हैं। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, तफसील से बात बाद में करूँगा। बानो बेगम ने तंज से कहा, हाँ हाँ, जब भी मैं कोई ज़रूरी बात करती हूँ, तुम्हारी मीटिंग चल रही होती है। तुम्हारी मीटिंग्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। अजीब पागल बना दिया है तुमने मुझे। मगर अरहम संजीदगी से बोला, मामा, अभी सचमुच व्यस्त हूँ। खुदा हाफिज़। फ़ोन कटने की आवाज़ आई तो बानो बेगम के हाथ कांप गए। उन्होंने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवाएं चल रही थीं, पर्दे हिल रहे थे, लेकिन अंदर बस उनके गुस्से और बेचैनी की गूंज थी। वह बड़बड़ाईं, ये लड़का मुझे पागल करके छोड़ेगा। मुझे किसी भी कीमत पर वारिस चाहिए, किसी भी कीमत पर। कमरा फिर खामोशी में डूब गया, मगर उनके दिल में तूफान मचा था। वक़्त कभी थमा नहीं है और न थमेगा। 2 दिन बाद बानो बेगम के कमरे में रौनक छा गई थी। उनका बेटा लंदन से लौट आया था। यह लम्हा उनके लिए किसी ईद से कम न था। वह सामने सोफे पर बैठे अरहम को देख रही थीं, आंखों में खुशी की चमक थी। वह पुरजोर लहजे में बोलीं, अब अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें लंदन जाने दूंगी। अब तुम मेरे पास ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा एक ही बेटा है, वह भी मुझे छोड़कर परदेस जा बैठा है। मैंने तुमसे कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगी थी, बस एक इच्छा की थी कि मुझे पोता दे दो। अरहम ने हल्की सी मुस्कान दबाई और थके हुए मगर मानने वाले लहजे में बोला, अच्छा ठीक है अम्मी, सुन लिया है मैंने आपकी बात। अब मैं कुछ छुट्टियां लेकर आया हूँ। जब तक ये गर्भवती नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी वह और कुछ कहता ही कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर मेहरू दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। जैसे ही अरहम की नज़र उस पर पड़ी, वह पल भर के लिए साखित रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह लड़की इतनी साधारण, इतनी सुंदर।
पश्चिमी दुनिया की निडर और आज़ाद औरतें उसके साथ रही थीं, लेकिन इतनी पाकीज़गी और वक़ार वाली लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। मेहरू पास आई, ट्रे मेज़ पर रखते हुए धीरे से बोली, अम्मा बेगम, अब बता दें खाने में क्या बनाना है। बानो बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्यों बनाओगी खाना? नौकरानियां बना लेंगी। तुम्हें अब अपने शौहर के पास बैठना चाहिए। अरहम चौंक उठा। उसने हैरानी से माँ की तरफ देखा और फिर मेहरू की ओर। क्या मतलब? ये ये मेहरू है? बानो बेगम ने इत्मीनान से सिर हिलाया। हाँ, यही मेहरू है, तुम्हारी बीवी। क्यों, क्या हुआ? अरहम जैसे सदमे में था, आंखें फटी की फटी रह गईं, शब्द गले में अटक गए। वह धीरे से बोला, ये वही है, वही मेहरू जिससे आपने मेरी शादी करवाई थी। बानो बेगम ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, तो और क्या? तुम क्यों ऐसे हैरान हो रहे हो? शादी की रात कमरे में नहीं गए थे क्या? शायद तभी यह रिपोर्टें निगेटिव आई हैं। अरहम की नज़रें बार बार मेहरू पर टिक रही थीं। शादी की रात उसने उसका घूंघट तक नहीं उठाया था, न तस्वीर देखी थी, न चेहरा। बस रस्म निभाई थी और अगले दिन लंदन चला गया था। मेहरू यह सब सुनकर और भी सिमट गई। शर्म और घबराहट से उसका सर झुक गया। उंगलियां दुपट्टे के किनारे से खेल रही थीं, जैसे बेबसी छिपाने की कोशिश कर रही हों। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह खुद भी उसे सुन पा रही थी। अरहम ने फिर माँ की तरफ देखा और बोला, लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था कि ये बस एक आम पहाड़ी लड़की है और ये तो। वह रुक गया। शब्द नहीं मिले। बानो बेगम सख्त लहजे में बोलीं, हाँ, आम ही है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुम दोनों का फर्ज है कि मेरे ख्वाब पूरे करो। जब तक मेरा घर पोते की रौनक से नहीं भरता, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेहरू का दिल डूब रहा था। वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन अरहम की नज़रें उस पर जमी थीं, जैसे पहली बार उसने अपनी शादी की हकीकत देखी हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे काबू में ना आ सके। इतने में सन्नाटा नौकरानी की आवाज़ से टूटा। छोटी बेगम साहिबा, शायद आपके घर से कोई आए हैं। नाम रस्तम साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं मेहरू साहिबा के घर से आए हैं। यह सुनते ही मेहरू की आंखों में चमक भर आई। वह अचानक खड़ी हुई और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। मेरे लाला आए हैं? क्या उन्होंने हमारी पारंपरिक टोपी पहनी है? नौकरानी ने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया तो मेहरू खुशी से संभल नहीं पाई। कदमों को रोकते हुए भी दिल का जोश छुपा नहीं सकी और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। अरहम और बानो बेगम ने एक दूसरे की ओर मायने भरी नज़रों से देखा और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। मुख्य दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। सर पर पहाड़ी टोपी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में बहन के लिए बेहिसाब मोहब्बत। वह मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था कि मेहरू की आवाज़ गूंजी, लाला। वह भागती हुई आई और दोनों हाथ फैलाकर भाई के सीने से लग गई। रस्तम ने हंसते हुए बहन के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, कैसी है मेरी लाडो? तुम्हें तो एहसास ही नहीं रहा, यहाँ आकर हमें भूल ही गई हो। एक बार फ़ोन तक नहीं किया। मेहरू आंखों में तैरती नमी छुपाते हुए धीरे से बोली, लाला, किसी का नंबर मेरे पास नहीं था, वरना मैं ज़रूर घर फ़ोन करती। अम्मी बाबा कैसे हैं? बाकी सब ठीक है ना? रुस्तम ने इत्मीनान से सर हिलाया। हाँ, सब खैरियत से हैं। बस तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं तो खास तौर पर तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। अभी बहन भाई की बातें जारी ही थीं कि अरहम ने अचानक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक सख्ती और लहजे में अजीब सा तुनकपन था। उसने झटके से मेरो का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे करके बोला, मैं अरहम अब्बास, मेरो का शौहर, आपकी तारुफ। उसका गले लगाना और फिर ऐसी बेतकल्लुफ़ी उसे जहर लगी थी। रुस्तम ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर गले मिलने के लिए हाथ खोले, मगर अरहम ने हाथ के इशारे से फौरन रोक दिया था। लम्हे भर के लिए मेरो का चेहरा उतर गया था, जैसे उसकी खुशी को किसी ने अचानक दबा दिया हो। रुस्तम भी जरा झिझका, फिर 2 कदम पीछे हटकर मुदब अंदाज में बोला, जी, मैं मेरो का भाई हूँ रुस्तम। अरहम ने बस सर हिला दिया और मुख्तसर लहजे में बोला, अच्छा, ठीक है, आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। उसने फौरन अपनी नज़रें मेरो की तरफ मोड़ी। आंखों में सख्ती और लहजे में हुक्म था। और तुम मेरो, जाकर किचन का निज़ाम संभालो, खाने का इंतज़ाम करो। तुम्हारा भाई खाना खाकर ही जाएगा। मेरो ने सहम कर होंठ भींचे और धीरे से जवाब दिया, जी। वो आहिस्ता कदमों से पलटी। दिल जैसे बुझ सा गया था।
चंद लम्हे पहले की हंसी और खुशी यकदम गमगीन खामोशी में बदल गई थी। उसे शौहर का ये रवैया बहुत खटका था, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत न कर सकी थी। बानो बेगम इस सब को गौर से देख रही थीं। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें बेटे का ये अंदाज बुरा न लगा हो। अब खेल उनके हाथ में था। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम की फजा में अजीब सा बोझ तारी था। मेज पर चमकती हुई प्लेटें, खुशबूदार खानों की ट्रे और जगमगाती रोशनी के बावजूद माहौल बेहद खामोश था। सब अपनी अपनी प्लेट में मशगूल दिखाई दे रहे थे, मगर किसी के चेहरे पर इत्मीनान न था। खाने की खुशबू के साथ साथ एक अनजाना सा तनाव भी हवा में घुल चुका था। बानो बेगम ने चम्मच प्लेट में रखते हुए रुस्तम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, जैसे वो खामोशी का बोझ हल्का करना चाहती हों। वैसे बेटा, आप बोल रहे थे ना कि किसी रस्म के सिलसिले में आए हैं। खैरियत है? अब कौन सी रस्म बाकी रहती है? रुस्तम ने मुदब अंदाज में गर्दन झुकाई, फिर सीधा होकर धीरे से बोला, अम्मा जी, हमारे यहाँ एक रस्म है। शादी के 1 हफ्ते बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आता है। हमारे हिसाब से शादी को आज हफ्ता पूरा हो गया है, इसीलिए मैं अपनी मेरो को लेने आया हूँ। घर पर सब उसे बहुत याद कर रहे हैं। 2 दिन हमारे साथ रहेगी, फिर मैं खुद छोड़ जाऊंगा। मेरो ने आहिस्ता से नजरें उठाकर भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इस 2 दिन की छोटी सी खुशी को पा लेना चाहती हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अरहम ने अचानक खाने का निवाला प्लेट में रखते ही रुस्तम की बात काट दी थी। लहजा सख्त और फैसलाकुन था। फर्स्ट ऑफ ऑनर, ये अब हमारे घर की बहू है, मेरी बीवी है, तो इसे हमारे तरीके से चलना होगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है। यहाँ एक रस्म जरूर है कि दुल्हन अपने ससुराल में रहती है, ज्यादा वक़्त यही गुजारती है और मायके से ज्यादा परहेज करती है। उसने लम्हे भर रुककर रुस्तम की आंखों में देखा और मजीद बोला, जिन लड़कियों को अपना घर बसाना होता है वो ऐसे ही करती हैं। फजा मजीद बोझिल हो गई थी। मेरो का दिल जैसे कांप सा गया था। वो खामोशी से प्लेट में पड़े खाने को घूरने लगी। रुस्तम ने थोड़ी हिम्मत जमा की और धीरे से बोला, जी भाई, मुझे मालूम है कि आपके यहाँ की रस्में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये रस्म बहुत पुरानी है। अगर इसे पूरा नहीं किया जाए तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। वो अभी मजीद कुछ कहना ही चाहता था कि अरहम ने उसकी बात दोबारा काट दी। मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रस्म पूरी की जा रही है या नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद लंदन से वापस आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अभी आपके साथ जाए। अरहम ने तनाव भरी मुस्कान के साथ बात मुकम्मल की। लब्बैहता, अगर आप अपनी ख्वाहिश को ज़िद बनाकर ले जाना चाहते हैं तो वो और बात है, लेकिन मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। कमरे की फजा में जैसे सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। बानो बेगम खामोशी से खाने में मशगूल दिखाई दीं, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे बेटे के सख्त रवैये ने उनके दिल को तस्कीन बख्शी हो। रुस्तम की आंखों में उलझन और दिल में बोझ उतर आया था। वो बहन के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे उसके लबों तक आते आते रुक गए। उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। मेरो का सर और भी झुक गया था। प्लेट में खाना मौजूद था, मगर भूख जैसे कहीं खो गई थी। दिल के अंदर अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। एक तरफ भाई की मोहब्बत भरी ख्वाहिश, दूसरी तरफ शौहर का गरूर और अपनी बेबसी। डाइनिंग टेबल पर सबके हाथ चल रहे थे, लेकिन दिलों में खिड़कियों की तरह खामोशी बंद थी। सिर्फ चम्मचों और कांटों की आवाज़ गूंज रही थी, जो उस सन्नाटे को और ज्यादा नुमाया कर रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। रात की तारीकी चारों तरफ फैल रही थी। कमरे में नीम अंधेरा सा फैला हुआ था। बिस्तर के करीब रखी लैंप की मद्दम रोशनी दीवारों पर धुंधले साए बिखेर रही थी। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। अरहम की नज़र से बचते हुए सीधी वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वो दाखिल होती इससे पहले ही वो बोला, कहाँ जा रही हो? उसकी भारी आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर गई थी। वो चौंक कर ठिठकी और नज़रें झुका लीं। साईं, वो मुंह धोने जा रही थी। उसकी आवाज़ में घबराहट और लरजिश साफ झलक रही थी। अरहम हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम्हारा मुंह तो पहले ही इतना चमकता है, उसे धोने की ज़रूरत नहीं। इधर आओ, मेरे पास। वो धीरे धीरे कदम उठाती सहमी सहमी सी उसके करीब आई। अरहम ने एकदम हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम ली और नरमी के साथ उसे अपने बराबर बिठा लिया।
वो बोलने ही लगी थी कि वो करीब होकर सर्द लहजे में बोला, तुम्हें पता है, मैं मगरिबी माहौल में पला बढ़ा हूँ। सारी जिंदगी लंदन में गुजारी है, वहाँ के तौर तरीके देखे हैं। लेकिन आज जब तुम अपने भाई के सीने से लगीं तो मेरे दिल में आग सी लग गई थी। मेरो ने अचानक चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्ती के साथ दर्द भी झलक रहा था। मैं ये नहीं कहता कि तुम उनसे मिलो नहीं, बात न करो, सब करो, लेकिन एक फासला इख्तियार करके, याद रखो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये बात समझनी होगी। मेरो हल्की कपकपाहट के साथ बोली, वो मेरे सगे भाई हैं। अरहम ने उसकी बात काट दी। मुझे ये सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं कि वो सगे हैं, रजाई हैं या मुंह बोले। जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। जब शौहर को कुछ पसंद नहीं तो बीवी को उस पर गौर करना चाहिए, समझ आई? वो खामोशी से सर झुकाकर हाँ में हिला गई थी। अरहम ने आहिस्तगी से उसका दुपट्टा एक तरफ किया। रोशनी उसके चेहरे पर गिरी थी, जो उसकी मासूमियत को मजीद नुमाया कर रही थी। वो लम्हे भर को उसे देखता रहा, फिर मध्यम लहजे में बोला, मुझे तुम्हें महसूस करना है, इधर आओ। मेरो की सांसें बेतरतीब हो रही थीं, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, मगर वो इनकार भी नहीं कर सकी। उसने खुद को उसके करीब जाने दिया था। अरहम ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा, उसकी हथेली पर अपने लब रखे। एक नरम लम्स की लहर उसके वजूद में सरायत कर गई थी। उसके बाद उसने उसके रुखसार पर नज़र डाली और लबों को छू लिया। मेरो ने आंखें बंद कर लीं। दिल में जैसे सुकून की लहर उतरती जा रही थी। वो लम्हा लम्हा उसे अपने हिसार में लेता जा रहा था, मगर शिद्दत के साथ नहीं बल्कि नरमी और मोहब्बत से। उसके हर लम्स में भरोसा था, हर कुर्बत में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। मेरो ने पहली बार खुद को उसकी कुर्बत में परसुकून महसूस किया, जैसे दिल से कोई बोझ हट गया हो। वो अब डरी हुई नहीं थी। उसकी नज़रें झुकी ज़रूर थीं, मगर दिल मान चुका था कि वो सिर्फ़ अरहम की है और वो अरहम का सुकून है। कमरे में अब सिर्फ सांसों की हल्की सी गूंज थी, जो एक दूसरे के करीब होने का सबूत थी। बाहर खामोश रात फैली हुई थी और अंदर दो दिलों के बीच एतबार और कुर्बत की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। 2 हफ्ते बाद किचन की खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। फ़ज़ा में सालन की खुशबू रची हुई थी और हांडी में हल्की हल्की खड़क खड़क की आवाज़ गूंज रही थी। मेरो आजकल बिल्कुल बदल गई थी। चेहरे पर वो पुरानी सहमी सहमी झिझक नहीं थी, बल्कि एक खुला सा सुकून झलक रहा था। 2 हफ्तों में उसकी आंखों में वो थकन बाकी नहीं रही थी जो पहले दिखती थी। वो किचन में मसरूफ हाथों से सब्जी काट रही थी कि अचानक पीछे से कदमों की हल्की हल्की छाप सुनाई दी। दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे पर अरहम खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे उसे चुपके से देखता रहा हो। मेरो झेंप गई, नजरें झुका लीं और हाथों की हरकत सुस्त हो गई थी। अरहम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसकी गिरफ्त मजबूत भी थी और नरम भी। वो धीरे से झुककर उसके कान के करीब बोला, क्या कर रही हो मेरी पहाड़न? मेरो ने झेंपते हुए सर झुकाया, होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। कुछ नहीं, बस खाना पका रही थी। अरहम अपनी दाढ़ी उसके रुखसार के करीब रगड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ कमरे में रहना। बाहर क्यों आई? मेरो आहिस्ता आवाज में बोली, खाना भी तो पकाना है, और अम्मी ने कहा था। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही अरहम ने उसे अपनी तरफ खींचा, इतना करीब कि उसके हाथ से छुरी और सब्जी छूट कर नीचे गिर गई थी। घर में मुलाजिम हैं, वो सब पका लेंगे, मेरी बीवी हो तुम, मेरे साथ रहा करो। मेरो ने धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों में देखा और हिम्मत करके हल्के से बोली, क्या आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? अम्मी जब हमारे घर रिश्ता लेकर आई थीं तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आप शादी के बाद अगले दिन चले गए थे और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था। मगर अब आपका रवैया। उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि अरहम ने उसकी कमर में हाथ डालकर और करीब करते हुए कहा, ये सब कुछ एक बच्चे के लिए किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये वक्त तुम्हारे साथ अच्छा गुजारूं, क्योंकि फिर मुझे वापस जाना होगा। मोहब्बत है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुमसे दिल लगी हो गई है। तुम अच्छी लगने लगी हो। शायद मोहब्बत भी हो जाए, मगर उससे पहले मुझे एक बच्चा चाहिए। ये मेरी माँ की ख्वाहिश है। मैं आज तक उनकी ख्वाहिशों पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन अब ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरो का चेहरा अचानक उतर गया था। वो चुपचाप नज़रें झुकाकर खड़ी रही।
दिल में एक अनजानी सी उदासी उतर आई थी। उसे लगा जैसे उसकी खुशियों की बुनियाद मोहब्बत पर नहीं बल्कि किसी शर्त पर रखी जा रही है। अरहम ने उसका बदलता हुआ रंग फौरन भांप लिया था। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी से चेहरा ऊपर किया और नरम लहजे में बोला, देखो, उदास मत हो। इतनी जल्दी किसी को मोहब्बत नहीं होती। लेकिन एक बात है, तुमसे मुझे सुकून मिलता है। तिश्नगी खत्म हो जाती है। तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये बात सच है। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी औलाद हो। यही वक्त है। मेरो ने उसकी आंखों में देखा। वो खुलूस और ख्वाहिश दोनों पड़ सकती थी, मगर दिल का खालीपन उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर झुका लिया था। अरहम ने मुस्कुराकर उसके माथे पर लब रखे। अब बस, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वो चुपचाप वहां से चला गया था। एक हफ्ता बाद कमरे में हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी। खिड़की के पर्दे नीमवा थे और बाहर से रात की ठंडी हवा अंदर आकर माहौल को परसुकून बना रही थी। मेरो बेड के कोने पर बैठी अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी छाई हुई थी। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला और अरहम अंदर दाखिल हुआ। वो रुका, लम्हा भर के लिए उसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर उसके बराबर में बैठ गया। क्या हुआ पहाड़न? अरहम ने नरम लहजे में पूछा। उदास क्यों हो? मेरो ने नजरें झुका लीं, चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मद्दम आवाज में बोली, मुझे लगता है कि मेरी खुशखबरी आ जाएगी। अरहम की आंखों में चमक सी आ गई। वो फौरन सीधा हुआ और चहकते हुए बोला, क्या मतलब? इस महीने तुम्हें माहवारी नहीं हुई? मेरो ने आहिस्ता से सर नफी में हिलाया। अरहम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वो झट से उसे गले से लगाते हुए बोला, फाइनली जो मैं चाहता था वो हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो फिर हल्के से पीछे हुआ, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, एक बात बताओ, अम्मी को बताया? मेरो ने फिर नफी में सर हिलाया। अरहम एकदम ठिठक गया। इतनी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम उदास क्यों हो? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ चल रहा है दिमाग में तो कहो। मेरो ने आहिस्ता आहिस्ता सर झुका दिया। लबों पर लरजिश थी, आवाज भरी सी गई। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मुझे पता है कि अब टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मुझे एक दुख है। अरहम के चेहरे पर फिक्रमंदी उभर आई थी। क्या दुख है मेरो? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर की बहू बन चुकी हूँ, आपकी बीवी बन चुकी हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत नहीं। अरहम चौंक सा गया, गौर से उसकी तरफ देखा। मेरो की आंखों में नमी झलकने लगी थी। मैं हमेशा अपने माँ बाप को देखती थी। वो दोनों मेरे आइडियल कपल हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और इस बात का मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। कमरे में लम्हा भर के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर अरहम ने लंबी सांस भरी और संजीदगी से बोला, बहुत ज़्यादा नहीं सोचती तुम लड़कियां, कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंकर नहीं होती, और एक दो स्क्रू भी ढीले होते हैं तुम लोगों के। मेरो ने चौंक कर उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है आपका? अरहम ने धीरे से मुस्कुराकर उसे करीब किया, उसकी ठोड़ी ऊपर की और मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, पागल लड़की, तुम्हारे खातिर मैंने अपना पूरा बिजनेस पाकिस्तान मुंतकिल कर लिया है और तुम कह रही हो कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई? मेरो की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। वो धीरे से बोली, सच कह रहे हैं आप? अरहम ने नरमी से उसके आंसू साफ किए, उसके माथे पर लब रखे और धीरे से बोला, जिस दिन तुम्हें देखा था उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद से मैं सिर्फ तुम्हारा हो गया हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरो। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों से आंसू छलक कर गालों पर बहने लगे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो धीरे से अरहम के कंधे पर सर रखकर बोली, अगर ये सच है तो अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कमरे में सुकूत था, मगर दिलों के बीच एक तूफान सा थम गया था। दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे बैठे थे। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी और अंदर एक नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो रही थी। मोहब्बत, एतबार और एक नए सफ़र की शुरुआत। बिल्कुल वैसा जैसा मेरो ने ख्वाबों में सोचा था। मोहब्बत का यकीन लफ्ज़ों से नहीं, कुर्बानियों से मिलता है।
और जब रिश्ते दिल से जुड़ जाएं तो खुशी और सुकून खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं।